हेलो एवरीवन, दिस इज स्वाति सिंह। वेलकम टू श्रीजी क्लासेस। लास्ट टर्म पे हम लोगों ने जो टॉपिक स्टार्ट किया था सॉलिड इन लिक्विड की सॉलिबिलिटी देख रहे थे हम लोग। ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक था सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड था। ठीक है, इसमें आज हम जो पढ़ेंगे वो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर है। हमारा पहला टॉपिक इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो अभी तक जो लोग आज पहली बार देख रहे हैं वो लास्ट क्लासेस जाकर देख सकते हैं। सारी चीजें कंप्लीट कराई गई हैं और इवन जो चीज यहाँ पे अगर एक वर्ड भी यूज किया गया है उसको पूरी तरह से एक्सप्लेन किया गया है कि अगर ऐसा ना हो कि आपने लास्ट क्लास में छोड़ दिया है या समझ नहीं आया तो वो भी कंप्लीट कराया गया। ठीक है, तो कुछ भी नया वर्ड अगर आपको लगेगा या हम मुझे लगेगा कि समझाना चाहिए तो वो हम समझाएंगे। तो अब हम बात कर रहे थे सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड का लिक्विड में घुलना। उसमें हम लोगों ने क्रिस्टलाइजेशन, डिसोल्यूशन और या डिसोल्यूशन जिसको बोलते हैं, और इक्विलिब्रियम, डायनामिक इक्विलिब्रियम की बात करी है। और हमने किसकी बात करी? सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। इन सब को बात करने के बाद हम इस कंक्लूजन में पहुंच सकते हैं कि जो सॉलिबिलिटी है वो डिपेंड करती है किस पे? टेम्परेचर पे। तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। जब ये हमारा जो टेम्परेचर चेंज डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर चेंज लिख सकते हैं। ठीक है, जब टेम्परेचर हम चेंज कर रहे हैं तो हमने ये देखा कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हमने बहुत सारी चीजें डिसॉल्व करने की कोशिश करी इन द सॉल्यूशन। ठीक है, जब हम डिसॉल्व कर रहे थे तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर ले रहे थे। फिर मैंने ये बताया था अगर यही टेम्परेचर, अगर ये मान लो कि 1 लीटर वाटर में हमने 5 ग्राम सॉल्ट डिसॉल्व कर दिया। ठीक है, और इस स्टेज के पहुंचने के बाद मतलब 25 डिग्री सेल्सियस पे हमने 1 लीटर वाटर में 500 ग्राम सॉल्ट डिसॉल्व कर दिया। जब हमने ऐसा किया तो अब यहाँ पे ये सैचुरेटेड स्टेट पे पहुंच गया है और सॉल्ट हमारा आगे डिसॉल्व नहीं कर रहा है। ठीक है, एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम कंडीशन में पहुंच गया। अब इसमें अगर हम और सॉल्ट को डिसॉल्व करना चाहते हैं तो हम इसका टेम्परेचर बढ़ा देंगे। हमने 25 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस कर दिया और अब हमारा जो 1 लीटर वाटर है उसमें हम 510 ग्राम और सॉल्ट डिसॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमने देखा था, ये समझा था कि अगर टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं तो हम क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व कर सकते हैं और ज्यादा, जितना सैचुरेटेड स्टेट में हुई थी। मतलब हम अपना एक तरह से सैचुरेटेड पॉइंट को बढ़ा देते हैं या चेंज कर देते हैं। ठीक है, टेम्परेचर चेंज करने से, टेम्परेचर के चेंज होने से हमारा सैचुरेशन का जो टाइम था वो बढ़ जाता था। या फिर अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन जो है वो हम बना लेते थे अपने सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जैसे सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, इसको हमने हीट देके इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया। टेम्परेचर बढ़ा दिया तो अब हम इसमें और ज्यादा अपना सॉल्यूट डिसॉल्व कर सकते हैं। और ये जो कंडीशन हुई ये अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन की हुई। ठीक है, टेम्परेचर डिपेंड कर रहा है किस पे? सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। जब टेम्परेचर डिपेंड कर रहा है तो डायनामिक जो इक्विलिब्रियम बनेगा, ठीक है, जो डायनामिक इक्विलिब्रियम होगा वो फॉलो करेगा ली चैटरियल प्रिंसिपल। ठीक है, बीइंग डायनामिक इक्विलिब्रियम जो इक्वेशन होगी या फिर कंडीशन होगी, ठीक है, तो द सॉल्यूशन बीइंग इन equilibrium condition must must follow Lee Chatelier
ली चेटेलियर्स प्रिंसिपल, ठीक है, प्रिंसिपल ये वाला प्रिंसिपल फॉलो करेगी जब इक्विलिब्रियम में होगा। इस प्रिंसिपल की बात करेंगे तो इसमें ये कहा गया है इफ इन जो सॉल्यूशन है वो नियर बाय सैचुरेटेड सॉल्यूशन पे है तो जो डिसोल्यूशन प्रोसेस होगा वो एंडोथर्मिक होगा। अब यहाँ पे देखिए जो ये टर्म है पहले इसी को कर लेते हैं, ठीक है। ली चेटेरियल प्रिंसिपल एक्चुअल में होता क्या है, फिर आगे की एक दो पॉइंट और है वो समझेंगे और ये टॉपिक फिनिश हो जाएगा। तो प्रिंसिपल बेसिकली कहना ये चाहता है कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल reaction move in that direction where number of moles of gases decrease या number of moles of solute decreases, गैस के रिस्पेक्ट में ये बात कही गई है, ठीक है। तो एक मिनट इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं हम लोग, फिर समझ में आएगा। In dynamic equilibrium, if in इसकी जगह लिखे if dynamic equilibrium of a solution, if dynamic equilibrium of solution, किसी भी सॉल्यूशन का डायनामिक इक्विलिब्रियम is disturbed by, if dynamic equilibrium of solution is disturbed मतलब उसमें कुछ चेंजेस ला दिए गए हैं, या disturbed या disturbed by changing few conditions, ठीक है। एक कोई सॉल्यूशन है वो डायनामिक इक्विलिब्रियम में है, उसका जो इक्विलिब्रियम है वो डिस्टर्ब कर दिया जाएगा, ठीक है। इफ अ डायनामिक इक्विलिब्रियम इज डिस्टर्ब्ड बाय चेंजिंग कंडीशंस या फ्यू कंडीशंस, ठीक है। जैसे कंडीशंस क्या होंगी, हम उसका कंसंट्रेशन चेंज कर लेंगे, ठीक है, हम उसका प्रेशर चेंज कर सकते हैं, हम उसका टेम्परेचर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे हम कुछ चीजें चेंज कर रहे हैं। जो सिस्टम होगा देन द सिस्टम, जो सिस्टम हमने बनाया था, सिस्टम क्या होगा, जो सॉल्यूशन है ये सिस्टम है, जो सॉल्यूशन है ये पूरा सिस्टम है। ये ऑलरेडी ए प्लस बी मिलके क्या बना रहे थे, ए बी बना रहे थे। हमने क्या किया, इसका प्रेशर बढ़ा दिया, ठीक है, या फिर हमने क्या किया, इसमें टेम्परेचर बढ़ा दिया, या फिर हमने क्या किया, इसका कंसंट्रेशन चेंज कर दिया, इंक्रीज कर दिया, किसी भी तरह पानी मिक्स किया तो कंसंट्रेशन डिक्रीज हो गया, और इसमें हम सॉल्यूट ऐड कर देते हैं तो हमने कंसंट्रेशन बढ़ा दिया। तो ऐसे कुछ हमने चेंज किया। अभी ये डायनामिक इक्विलिब्रियम में था, हमने क्या किया, या तो प्रेशर बढ़ा दिया, या टेम्परेचर बढ़ा दिया, या कंसंट्रेशन बढ़ा दिया। यहाँ पे हम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं तो हम सीधी सीधी ये बात करेंगे कि हमारा जो सॉल्यूशन था उसका हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया। जब हमने उसका सॉल्यूशन अपने सॉल्यूशन का टेम्परेचर बढ़ाया तो जो सिस्टम था उसका इक्विलिब्रियम भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो द सिस्टम शिफ्ट्स इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, तो द सिस्टम शिफ्ट्स इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है। यहां तक दिख रहा होगा आपको, एक मिनट चेक कर लेते हैं। हाँ दिख रहा है, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन को क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट द चेंज और रीस्टेब्लिश्ड बैलेंस,
ठीक है, या फिर इसको कहेंगे देन द सिस्टम शिफ्ट इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन अगेन। ठीक है, मतलब जिस कंडीशन में था, उस कंडीशन में हमने क्या किया, और उसने इस कंडीशन में अपनी इक्विलिब्रियम मेंटेन करी हुई थी सॉल्यूशन ने, हमने उसका टेम्परेचर बढ़ा दिया। जब हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो जो ए प्लस बी मिलके ए बी बना रहे थे, वो अगर जब हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो हो सकता है कुछ चेंजेस आए, चेंजेस डेफिनेटली आए। तो ए और बी ने फिर से ऐड होना शुरू किया और तेजी से ऐड होना शुरू किया, क्योंकि ए बी कम हो गया था। या फिर हम ऐसे बात करें कि टेम्परेचर में कुछ कम समझ में आएगा, तो हम ऐसे बात करें, कंसंट्रेशन के टर्म में बात करें तो चीजें अच्छे से समझ में आएंगी कि ली चैटरजर्ड प्रिंसिपल एक्चुअल में था क्या। कि हमारे पास ये सॉल्यूशन था, ठीक है, हमने ए प्लस बी मिलके ए बी बनाया था और इसका कंसंट्रेशन हाई था। ठीक है, कंसंट्रेशन ज्यादा था यहाँ पे। ठीक है, हमने क्या किया, इसमें वाटर ऐड कर दिया, वाटर ऐड कर दिया, वाटर नहीं ऐड करते हैं, वाटर की जगह हम, हाँ, वाटर में ये हमारा सॉल्यूट है, ठीक है, वाटर ही ऐड कर लेते हैं, सॉल्यूट है और ये हमारा सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट में हमने क्या लिया है, वाटर लिया है। पहले जो ए और प्लस बी, बी के साथ हमने और बी जोड़ दिया, मतलब जो बी था ऑलरेडी उसमें हमने और बी ऐड कर दिया। तो हमने ये देखा कि अब ये इक्वेशन, अब ये जो रिएक्शन है या सॉल्यूशन है वो इक्विलिब्रियम में नहीं रहा, क्योंकि जितना ए बी के साथ मिक्स होके ए बी बना रहा था, अब बी की मात्रा बढ़ गई। अब जब बी की मात्रा बढ़ गई तो मतलब कि रिएक्शन रिएक्शन जिधर नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे उधर शिफ्ट हो जाएगी। तो अब हमें ए बी और बनाने पड़ेंगे, क्योंकि हमने इधर ऐड किया है, लेफ्ट साइड ऐड किया है, तो हमारी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में और तेजी से भागने लगेगी। ठीक है, अगर हम यही करें कि हम ए ऐड कर दें, ए और बहुत सारा ऐड कर दें, ठीक है, तो इस साइड रिएक्शन में ज्यादा चीजें चेंज हुआ है ना, हमने इसका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब किया है ना, तो अब हमारी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी और बहुत सारा ए बी बनाने लगी। जब तक बनाएगी, जब तक बहुत सारा ए बी बनता रहेगा, जब तक वो इक्विलिब्रियम स्टेट में नहीं पहुंच जाएगा। अगर हम यही कंडीशन ये करें कि ए प्लस बी हमने चेंज नहीं किया है और ए बी हमने ऐड कर दिया है, ए बी किसी तरह ऐड कर दिया है, जब हमने ए बी ऐड किया है, जो सॉल्यूशन में ए बी था वो हमने ऐड किया, तो हमारी रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। तो सिस्टम उस साइड में जाएगा जिस साइड में जाने से उसका जो इक्विलिब्रियम है वो मेंटेन रहेगा। ठीक है, तो अगर हम किसी रिएक्शन में x प्लस वाई करते हैं और वो इक्विलिब्रियम स्टेट एक्स वाई बना रहे हैं, तो अगर हम x ऐड करेंगे तो हमारी रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, एक्स वाई और तेजी से बनाने लगेगी। अगर हम y ऐड करेंगे तो हम एक्स वाई डायरेक्शन में जाएंगे, हम तेजी से एक्स वाई और बनाने लगेंगे, क्योंकि इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया। अगर हम एक्स वाई ऐड कर रहे हैं, ये इधर साइड कुछ ऐड कर रहे हैं, तो हमारी रिएक्शन बैकवर्ड जाने लगेगी। ठीक है, टू मेंटेन द रेशियो ऑफ एक्स एंड वाई और इक्विलिब्रियम अगेन से स्टेब्लिश करने के लिए, ठीक है, री स्टेब्लिश करने के लिए, टू बैलेंस द रिएक्शन। तो Chatterjee principle, the reaction move in that direction where number of moles of gas decrease। या अगर हम गैस की बात करेंगे तो गैस की बात करेंगे, ठीक है, और अगर गैस नहीं होगा तो हम सॉल्वेंट सॉल्यूट जिसकी भी बात करेंगे। तो होप सो इतना समझ में आया होगा कि हम जिस साइड डिक्रीज कर रहे होंगे या इंक्रीज कर रहे होंगे उसके अपोजिट साइड हमको रिएक्शन देखने को मिलेगी, और वो ऐसे हो रही होगी कि वो अपना जो रिएक्शन है या सिस्टम है वो अपना डायनेमिक इक्विलिब्रियम रीएस्टेब्लिश करने की कोशिश करेगा। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन पे आते हैं। इसकी जो कंडीशन है वो ये है, जनरली जब ऐसा रिएक्शन हो रहा होगा, जब हम हमारी सॉल्यूशन जो है वो इक्विलिब्रियम को कंडीशन को फॉलो कर रही होगी, इस तरह से फॉलो कर रही होगी जैसे ली चैटरजर्ड प्रिंसिपल फॉलो करता है। ठीक है, तो डायनामिक इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन का होता है। इसको अगर सरल भाषा में लिखना चाहें
according to this principle the equilibrium या फिर the reaction moves in that direction according to this principle. देखो spelling, according to this principle the reaction moves in that direction where number of moles of substance decrease. ठीक है, जिस साइड हमारा सब्सटेंस डिक्रीज कर रहा होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस डिक्रीज कर रहे होंगे, ठीक है, उस साइड हमारी रिएक्शन चली जाएगी। अब जनरली एक इसमें एक और बात देखने को मिलेगी, इफ इन अ नियरली सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अगर एंडोथर्मिक प्रोसेस है, एंडो इसके बाद है ये, ठीक है, एंडोथर्मिक प्रोसेस, अगर एंडोथर्मिक प्रोसेस है या फिर हमारी जो सॉल्यूशन है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, नियरली सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनने वाला है, जो डिसोल्यूशन प्रोसेस होगा वो एंडोथर्मिक इन नेचर का होगा, तो डेल्टा एच या मोर देन 0, डेल्टा एच जो होगा वो मोर देन 0 होगा, मतलब सॉल्युबिलिटी शुड इंक्रीज विथ राइज इन टेम्परेचर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा होगा, डिसोल्यूशन, जो डिसोल्यूशन होगा, डिसोल्यूशन पता है ना प्रोसेस, वो एंडोथर्मिक प्रोसेस इज एंडोथर्मिक, ठीक है, एंडोथर्मिक ये लिख लेना। और जो चेंज इन, जो हीट ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन जब बना रहे थे, जो चेंज इन हीट होगा वो 0 से ज्यादा होगा या पॉजिटिव होगा, ठीक है। सॉल्युबिलिटी होगी इंक्रीज इन विथ राइज इन टेम्परेचर, जो सॉल्युबिलिटी होगी, सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होगी। अगर हमारी सॉल्युबिलिटी यहाँ बढ़ रही है, मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो सॉल्युबिलिटी भी बढ़ेगी, ठीक है। अगर डिसोल्यूशन प्रोसेस एक्सोथर्मिक है, अगर डिसोल्यूशन प्रोसेस एक्सोथर्मिक है, तब क्या होगा, तब डेल्टा एच इज लेस देन 0 होगा, डेल्टा एच इज लेस देन 0, और यहाँ पे सॉल्युबिलिटी जो है वो टेम्परेचर के चेंज होने के साथ डिक्रीज करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्युबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होगा। अब देखिए यहाँ पे चेंज इन हीट ऑफ सॉल्यूशन, यहाँ पे भी चेंज इन हीट ऑफ सॉल्यूशन, मतलब एक तरह से सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, और जो डिसोल्यूशन प्रोसेस है वो एंडोथर्मिक है, मतलब हम अपने रिएक्शन को बहुत सारी हीट दे रहे हैं, बहुत सारी हीट दे रहे हैं, और जब हीट दे रहे हैं तो वो पॉजिटिव हो रहा है, ठीक है, और जब हम हीट दे रहे हैं तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, उसके साथ सॉल्युबिलिटी भी बढ़ रहा है। लेकिन एंडोथर्मिक प्रोसेस में क्या होगा, ऐसा डिसोल्यूशन प्रोसेस जो एंडोथर्मिक हो, जहां पे सॉल्यूशन बनने के प्रोसेस में हीट रिलीज हो रही हो, मतलब निकल रही हो, वहां पे सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर के चेंज के साथ हमारी सॉल्युबिलिटी घट जाएगी, ठीक है। तो ये था टेम्परेचर का इफेक्ट। ठीक है, तो ये वाला, ये सब पूरा पढ़ने का ये तरीका, ये इसका ये जो है, ये 2 पॉइंट ये इंपॉर्टेंट थे, ये पूरा पढ़ने का। पहला कि एंडोथर्मिक होगी अगर चेंज इन हीट ऑफ सॉल्यूशन मोर देन 0 होगी, तो सॉल्युबिलिटी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी टेम्परेचर की, मतलब एक कोई रिएक्शन है A प्लस बी, उससे हमारा बन गया है C, ठीक है। तो हमने यहाँ पे हीट दी है, हमने यहाँ पे हीट दी है, बहुत सारी हीट दी है, और हीट देने के बाद ये जो A प्लस बी, A की B में सॉल्युबिलिटी है वो बढ़ती चली जा रही है, ठीक है। और इसमें क्या होगा, A प्लस बी जो है C बना रहे हैं, तो यहाँ पे बहुत सारी हीट निकल रही है,
और जब हीट निकल रही होगी तो जो सॉल्युबिलिटी होगी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होगी। तो होप सो कितना समझ में आया होगा। इसको रब करते हैं। सेकेंड कंडीशन जो है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। ठीक है, तो ये सारा पढ़ने का जो 2 लाइन में कहेंगे हमें इसके लिए पढ़नी थी, मतलब रिएक्शन कैसी हो रही है वो हम समझेंगे। ठीक है, रिएक्शन समझेंगे, उसके बाद हम ये डिसाइड करेंगे रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। अगर एक्सोथर्मिक है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर के, अगर एंडोथर्मिक है तो सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है, सॉल्युबिलिटी हमेशा टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी, ये हमने देख लिया। इसको रब करते हैं। इक्विलिब्रियम समझने के लिए हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं कि जैसे ये रहा हमारा बैलेंस। ठीक है, ये हमारा बैलेंस है और ये इसके अंदर एक निडल बनी हुई है। ठीक है, जब इक्विलिब्रियम कंडीशन होगी तो हमारे बैलेंस में जब इक्विलिब्रियम कंडीशन होगी तो हमारे बैलेंस में क्या होगा, मेंटेन रहेगा बैलेंस। ठीक है, मान लो यहाँ पे 5 kg है कुछ, यहाँ पे भी 5 kg है। अब इक्विलिब्रियम में डिस्टरबेंस आ गई, हमने क्या किया इसमें 1 kg ऐड किया। अब जब इधर साइड 1 kg ऐड किया और इसको दोबारा बैलेंस करना है तो हम क्या करेंगे, इधर साइड और 1 kg ऐड कर देंगे। अब ये कोई ना कहने लगना कि इधर से 1 kg हटा देंगे फिर से बैलेंस हो जाएगा। तो मतलब जब हम कुछ डिस्टरबेंस कर रहे हैं तो हम ऐसा करना चाह रहे हैं कि अपोजिट साइड में भी वैसा ही कंडीशन क्रिएट हो जाए। ठीक है, ठीक है, तो इस तरह की कंडीशन देखने को मिलेगी रिएक्शन में। यहाँ ए प्लस बी मिलके ए बी बना रहे हैं और हमने क्या किया, यहाँ पे टेम्परेचर में डिस्टरबेंस कर दिया। जब टेम्परेचर में डिस्टरबेंस कर दिया तो दोबारा से ए बी और तेजी से बनने लगा टू मेंटेन द इक्विलिब्रियम। बस इतना। सेकेंड कंडीशन है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। जब हमारा सॉलिड डिसॉल्व हो रहा होगा इन लिक्विड तो हमें इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर प्रेशर देखना। ठीक है, अब ये कंडीशन केवल सॉलिड इन लिक्विड में नहीं है, सॉलिबिलिटी का इफेक्ट देखता है केवल। ठीक है, वैसे तो टॉपिक यही है लेकिन जो हमारा अगर इसके पहले वाले में सॉलिबिलिटी का इफेक्ट देखना, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर प्रेशर, सॉलिबिलिटी का इफेक्ट या प्रेशर का इफेक्ट किस पे पड़ रहा है, सॉलिबिलिटी पे। ठीक है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो यहाँ पे जो पहली लाइन यही लिख दी गई है कि प्रेशर का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है सॉलिबिलिटी जनरली। ठीक है, क्योंकि हम सॉलिड एंड लिक्विड आर हाईली इनकम्प्रेसिबल। ठीक है, अगर हम सॉलिड और लिक्विड की बात करें, बोथ आर हाईली इनकम्प्रेसिबल, मतलब इनको कट प्रेस नहीं किया जा सकता। तो प्रेशर का यहाँ पे हम देखेंगे नहीं कोई इफेक्ट। लेकिन अगर हम गैस की बात करें, इनको छोड़ दें, अब हम अगर गैस की बात करें, हमारी रिएक्शन में बहुत सारी गैस भी होंगी। ठीक है, तो इन दोनों कंडीशन में क्या होगा, सॉल्युबिलिटी अनअफेक्टेड रहेंगी। ठीक है, एक लाइन का है ये देख लेना बस। अगर हमने गैस ले लिया, गैस हमारे सॉल्यूशन में बहुत सारी गैस ली गई। ठीक है, तो जब गैस ली गई है तब हम बात करेंगे पीवी इज इक्वल टू एनआर के रेस्पेक्ट एनआरटी। ठीक है, हमने ये कांस्टेंट कर दिया, ये तो ऑलरेडी कांस्टेंट होता है, ये भी हमने कांस्टेंट कर दिया, तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N हो गया। ठीक है, N क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस। ठीक है, सॉल्युबिलिटी डिपेंड करेगी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस पे। ठीक है, तो जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस पे डिपेंड करेगी
तो यहाँ भी ली चैटर्जी प्रिंसिपल फॉलो करेगा। ठीक है, तो अगर सॉल्युबिलिटी बढ़ानी है या घटानी है तो उसका हम असर देखेंगे नंबर ऑफ मोल्स पे। अगर सॉलिड लिक्विड इन्वॉल्व हो रहे हैं तो सॉल्युबिलिटी अनअफेक्टेड रहेगी, अगर गैस इन्वॉल्व हो रही है तो प्रेशर दिखेगा। ठीक है, प्रेशर दिखेगा। अगर हमने ऐसा किया कि N2 लिया प्लस H2 लिया और हमारा क्या बन रहा है, NH3 बन रहा है, तो पहले तो हम बैलेंस कर ले इक्वेशन, उधर 3H है, इधर 1H है, उधर दो एक N, इधर 2N है, उधर दो 1N है, तो हमने यहाँ 2 लिख लिया, यहाँ 3 लिख लिया, तो ये हमारी बैलेंस इक्वेशन हो गई। अब हमने क्या किया, यहाँ इसका 1 मोल है, इसका 3 मोल है, इसका 1-2 मोल बना रहा है। ठीक है, तो इस कंडीशन में अगर हमने यहाँ प्रेशर बढ़ाया, ठीक है, तो क्योंकि ये भी गैस इस फॉर्म में है, ये भी गैस इस फॉर्म में है, हमने एक कमरे में इधर से N2 छोड़ी, इधर से H2 छोड़ी, गैस मिक्स हो गई, NH3 बन गई। लेकिन हमने क्या किया, प्रेशर बढ़ाया, तो जितने नंबर ऑफ मोल्स इधर इकट्ठा थे, जितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2, इधर इधर से हमने N2 दिया, इधर से हमने H2 दिया, तो जो अभी तक नहीं सॉल्युबल हुए थे या एक दूसरे के साथ नहीं मिक्स हुए थे, तो क्या होंगे, प्रेशर बढ़ाने पे वो और ज्यादा पास आ जाएंगे, और ज्यादा पास आ जाएंगे तो इजिली रिएक्ट कर पाएंगे, तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर और रिएक्शन मूव्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इस जगह प्रेशर बढ़ाया तो हमारी रिएक्शन NH3 बनने की तरफ और ज्यादा तेजी से बढ़ी। तो ये हो गया टॉपिक खत्म। होप से इतना नोट कर लिया होगा, इसको रब करते हैं। तो अब हम बात करेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, तो हमने यहाँ पे डे टू लाइफ में बहुत सारी गैसेस देखी हैं। अब देखी तो जनरली नहीं है गैसेस किसी ने, हम ये कह सकते हैं गैसेस, हम जानते हैं एनवायरनमेंट में गैसेस हैं, और वो गैसेस हमसे किसी ना किसी तरह कनेक्टेड हैं, या फिर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं या नॉन लिविंग चीजें हैं उनसे गैसेस क्या है, रिलेटेड हैं। और गैसेस क्या होती हैं, नॉन लिविंग होती है। ठीक है, मैनी गैसेस डिजॉल्व इन वाटर, हमने देखा होगा वाटर में बहुत सारी गैसेस मिक्स होती हैं, सबसे ज्यादा हमने O2 देखी है वाटर में मिक्स हुई। ठीक है, या फिर कह सकते हैं एक्वेटिक एनिमल्स को ऑक्सीजन कहाँ से मिल रहा है, वाटर से मिल रहा है। ठीक है, इसकी वजह से एक्वेटिक लाइफ सस्टेन कर पा रही है। ठीक है, और हम देखेंगे कि HCl जो है, HCl गैस, वो भी वाटर में बहुत अच्छे से मिक्स हो जाती है, तो हमें HCl मिलता है। ठीक है, तो HCl इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर। HCl गैस जो है वो बहुत बुरी तरह या गंदी तरह से मिक्स हो जाती है वाटर में। ठीक है, या फिर कह सकते हैं बहुत तेजी से मिक्स होती है वाटर के साथ। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी अभी हमने इससे पहले पढ़ा, जो चीज एक्स्ट्रा पढ़ी वो क्या थी, जो हमें पढ़नी थी वो तो खत्म हो गई थी, क्योंकि वहां सॉलिड और लिक्विड की बात कर रही थी। सॉलिड भी इनकम्प्रेसिबल है, लिक्विड भी इनकम्प्रेसिबल है, लेकिन मैंने कहा कि सॉल्युबिलिटी का इफेक्ट प्रेशर पे पड़ता है, ये हमने बात करी, तो वो हम यहाँ देख लेंगे कि यहाँ पे गैस लिक्विड में क्या हो रही है, डिजोल्व हो रही है। सॉल्युबिलिटी हम गैस इन लिक्विड देख रहे हैं, तो यहाँ पे सॉल्युबिलिटी इफेक्ट करेगी, मतलब यहाँ पे प्रेशर देखने को मिलेगा। तो जितना जितना हम प्रेशर बढ़ाते जाएंगे उतना प्रेशर, अगर जैसे हमने ये लिया वाटर, ठीक है, और यहाँ पे हमने HCl गैस पर पास करा दी। ठीक है, HCl गैस पास करा दी, और यहाँ पे हमने इसको प्रेशर भी देना शुरू कर दिया। तब जब कंप्रेस कर रहे हैं तो मॉलिक्यूल्स और ज्यादा डिसॉल्व होने शुरू हो जाएंगे। मतलब हम ये कह सकते हैं कि एक नॉर्मल कंटेनर में हमने वाटर लिया, 1 लीटर ले लेते हैं, ठीक है, और 100 मोल ऑफ HCl हमने ले लिए, तो कुछ वाटर में डिसॉल्व हो जाएंगे, कुछ ऊपर ही रहेंगे। ठीक है, लेकिन जब हम प्रेशर बढ़ाएंगे, जब हमने प्रेशर बढ़ाया
ठीक है, जब हमने प्रेशर किया बढ़ाया, यहां पहुंचा दिया, तो ये जो वाटर था उसमें मान लो यहाँ पे 60 मॉलिक्यूल्स वाटर के साथ मिक्स हो गए थे, यहाँ पे 40 ऐसे थे जो ऊपर घूम रहे थे। हमने जब प्रेशर बढ़ाया तो ये मॉलिक्यूल्स जो HCl के मॉलिक्यूल्स थे वाटर में वो 70 मिक्स हो गए और 30 बाहर घूम रहे हैं। तो प्रेशर बढ़ाने से ये होता है, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी, प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी भी बढ़ेगी, ठीक है। HCl गैस बहुत अच्छे से मिक्स करती है, वाटर बहुत अच्छे से, ऑक्सीजन गैस बहुत अच्छे से मिक्स करती है। तो यहाँ पे सॉल्युबिलिटी इन गैस इज ग्रेटली अफेक्टेड बाय प्रेशर, और यहाँ पे टेम्परेचर से भी इफेक्ट करेगी। टेम्परेचर का तो देख ही लिया, ठीक है। यहाँ पे सॉल्युबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी टेम्परेचर के, ठीक है। अब इनवर्सली कैसे, हमने क्या किया, गैस ली, 100 मोल्स HCl लिए, और यहाँ पे H2O ले लिया 1 लीटर। कितने मिल गए, पहले 60 HCl हो गए, 60 मोल्स ऑफ HCl किस में जुड़ गए, या पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल वाटर में जुड़ गए, यहाँ 40 बढ़े। अब हमने क्या किया, इसमें टेम्परेचर इसका बढ़ाने लगे, टेम्परेचर बढ़ाने लगे तो गैस फॉर्म जो है वो गैस फॉर्म में तुरंत, जो गैस फॉर्म डिसॉल्व हो गई थी वाटर में वो तुरंत बाहर होना शुरू कर जाएगी। तो ये जो 60 डिसॉल्व थे वो घट के 50 रह गए वाटर के साथ। और आउट ऑफ द, मतलब इस सॉल्यूशन के या लिक्विड के सरफेस के ऊपर कितने हो गए, 50 पहुंच गए HCl। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी घटती है, किसकी, गैस इन लिक्विड की, और टेम्परेचर घटाने पे क्या होती है, सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। प्रेशर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, ठीक है। इसको नोट करिए, 1 मिनट का टाइम लगता है। तो होप सो ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में इसी टॉपिक के अंदर हम हेनरीज लॉ करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा फिर से टेम्परेचर और प्रेशर का इफेक्ट देखेंगे, तो फिर से एक बार थोड़ा सा ली चैटरल प्रिंसिपल वहां पे हम कनेक्ट करेंगे। उसके बाद रॉल्स लॉ करेंगे, ठीक है। तो होप सो आज की क्लास समझ में आई होगी। आज के लिए इतना ही। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बताइएगा क्लासेस कैसी लग रही हैं। थैंक यू। और कुछ भी नया आपको लग रहा है, कोई भी टॉपिक ऐसा लग रहा है कि हमें नहीं आ रहा समझ में, तो आप उसके लिए कमेंट कर सकते हैं, हम आपको जरूर बताएंगे। और जो भी चीज ऐसा लगेंगी रिपीट करनी है तो हम उसको जरूर रिपीट करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।